वेलकम टू अरियंत। बच्चों, आज हम आपका अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले हैं और अध्याय 3 संबंधित है जल संसाधन से। यानी कि इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है जल संसाधन किसे कहा जाता है और किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए या लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है या जल संसाधन कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मीनिंग जो समझने वाले हैं वो सबसे पहले अपन जल संसाधन का मतलब समझेंगे कि जल संसाधन क्या होते हैं। वर्ड से स्पष्ट है यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन का अभिप्राय है कि प्रकृति के द्वारा इस तरीके के संसाधन जो मानव को दिए गए हैं जिनसे हमें जल की प्राप्ति होती है, उन सभी रिसोर्सेज या उन सभी संसाधनों को जल संसाधन के रूप में जाना जाता है। अब आपने देखा होगा कि कई प्रकार के संसाधन हैं जिनके माध्यम से हमको जल की प्राप्ति होती है। नदियों की बात कर ली जाए, तालाबों की बात कर ली जाए, कुओं की बात कर ली जाए, वर्षा की बात कर ली जाए, यानी कि बारिश की बात कर ली जाए। ये सब प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए वो संसाधन हैं जिनसे हमारी जलापूर्ति होती है या हमारी जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इन सबको जल संसाधन कहा जाता है। यानी प्रकृति के द्वारा दिए गए वो संसाधन जिनके बिहार पे मानव को जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, उन सभी को जल संसाधन के रूप में जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में आपसे डिस्कस करा गया है कि जल जीवन के लिए अत्यंत बहुमूल्य और आवश्यक संसाधन है। देखिए बच्चों, आप जानते हो, आपने कहावत सुनी होगी, जल के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता। अगर देश और दुनिया में जल नहीं है तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है देश की पूरी अर्थव्यवस्था और संपूर्ण मानव जाति, सारी दुनिया केवल और केवल किस पर टिकी हुई है? जल पर टिकी हुई है। किसी भी वस्तु के उत्पादन की बात हो या मानव के खुद जल उपभोग करने की बात हो तो सब जीव जल यहाँ पर उपयोगी होता है सब जगह। इसलिए जल को मानव जीवन का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है और कहा जाता है कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर, यानी कि टोटल हमारी जितनी भी विश्व में जितनी भी धरती है उसके 3/4 भाग पर जल पाया जाता है और 1/4 भाग पर फिर मानव जाति का निवास रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। देखिए, अब आप ही देखिए, आपसे एक बात बोली गई है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ, यानी जल की कोई कमी नहीं अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन आप सोचिए, वर्तमान समय में हमें यह सुनने के लिए मिलता है कि हमारे देश के कई ऐसे एरियाज हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल का अभाव है, जहां पर लोगों को कृषि कार्य के लिए तो बहुत दूर की बात, लेकिन जहां पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए भी अच्छे जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। जबकि विश्व में 3/4 भाग पर, यानी पृथ्वी के पूरे 3/4 भाग पर क्या फैला हुआ है? जल फैला हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्टेज है। उसके लिए कहीं न कहीं प्राकृतिक और राजनीतिक और मानवीय कारण रहे। हम लोग काफी हद तक उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार से इन जल संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, इन जल संसाधनों का हमारे द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसलिए वर्तमान समय में देश के कई सारे हिस्सों के अंदर लगातार जल की मात्रा में कमी आती जा रही है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से प्रयोग आने योग्य जल का अनुपात बहुत कम है। यानी 3/4 भाग पूरा पृथ्वी घिरी हुई है जल से, लेकिन योग्य में यूज में लिया जाने वाला जो भाग है वो काफी कम है। अलवणीय जल, बच्चों अलवणीय जल की बात की जा रही है, यानी फ्रेश वाटर जिसको हम लोग यूज में लेते हैं। फ्रेश वाटर, अलवणीय जल जिसको हम लोग यूज में लेते हैं, वो किस किस की देने? सतही अपवा और भौम जल। भौम जल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर, भूमि के अंदर जो पानी है उसको भौम जल कहा जाता है। तो जो अलवणीय जल है जिसको फ्रेश जल कहा जाता है, वो एक तो सतही अपवा और एक भौम जल से के स्रोतों से हम लोगों को प्राप्त होता है, और जिनका लगातार क्या होता रहता है?
पुनर्भरण यानी ये अपने आप वापस उत्पादित होता रहता है, एवं नवीकरण जलीय चक्र यानी कुछ ऐसे साइकिल्स होते हैं जिनसे वापस बार बार पुनः जिस स्थान से जल का प्रयोग कर लिया जाए उस स्थान पर वापस पुनः जल का भरण हो जाता है, या यूं कहा जा सकता है जल का नवीनीकरण कर दिया जाता है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2025 तक करीब 20 करोड़ जनसंख्या पानी की कमी से जूझ रही होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन फैक्टर, मानव ही इसके प्रति उत्तरदायी है, और माना जाता है वैज्ञानिकों के मत के अनुसार या विशेषज्ञों के मत के अनुसार कि 2025 तक करीब 20 करोड़ जो जनसंख्या है वो पानी की कमी से, जल के अभाव से परेशान होने वाली है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक करीब 25 करोड़ लोग जल की कमी से क्या होंगे? परेशान होंगे। तो बच्चों ये तो हमने केवल जल संसाधन का मतलब देखा है। आगे बात करते हैं अपन टॉपिक जलाभाव। देखिए जलाभाव किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, टॉपिक से क्लियर है यहाँ पर जलाभाव। जलाभाव दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जलाभाव की अगर मैं आपसे बात करूं, जलाभाव वर्ड से यहाँ पर स्पष्ट है, जलाभाव दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एक तो जल से और एक किसके? अभाव से। यानी मतलब क्या है जलाभाव का? जहां पर जल का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। अभाव का मतलब होता है कमी, उसे जलाभाव कहा जाता है। यानी जल की कमी होना जलाभाव कहलाती है। तो देखिए जल की पूर्ति की तुलना में, देखिए अगर अपन बात करें तो जल की पूर्ति की तुलना में कमी ही जलाभाव कहते हैं। यानी जितनी जल की मांग है बाजार के अंदर, उतनी बाजार में या उतनी अर्थव्यवस्था में जल की पूर्ति नहीं हो पा रही। मांग के अनुसार जब किसी चीज की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस चीज की शॉर्टेज हो जाती है। यही चीज हमारे जल के साथ उत्तरदायी है, या फिर यही चीज हमारे जल की कंडीशन के साथ जुड़ी हुई है, जिसे जलाभाव कहा जाता है। यानी जल की मांग के अनुसार पूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जल की पूर्ति की तुलना में कमी को ही जलाभाव कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पारिस्थितिकी के समुचित संचालन तो आवश्यक जल की कमी होती है। यानी पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र की बात की जा रही है आपसे, अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी जलीय जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जानवर है, मनुष्य, प्राणी है, ये सब पारिस्थितिक तंत्र का भाग होता है। और किसी अर्थव्यवस्था के पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए जितनी मात्रा में जल की आवश्यकता है उतनी मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होना ही जलाभाव की परिस्थिति कहलाती है। आगे देखते हैं यह कमी किसके कारण हो सकती है? मौसमी और वार्षिक वर्षण। देखिए मौसमी वर्षण का मतलब होता है कि मौसम के अनुसार क्या होना? बारिश होना। और वार्षिक वर्षण का मतलब होता है कि एक वर्ष के अंदर देश में कितनी बारिश हुई है। तो मौसमी वर्षण और वार्षिकी वर्षण यानी मौसम के अनुसार होने वाली बारिश और पूरे साल की बारिश, इन दोनों के अंतर की वजह से जलाभाव की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो देखिए यह कमी यानी जलाभाव क्यों होता है? मौसमी एवं वार्षिकी वर्षण की मात्रा में अंतर के कारण होती है। यानी जो मौसमी वर्षण है और वार्षिक जो वर्षण है, इन दोनों की मात्रा में अंतर की वजह से जलाभाव की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त जल की कमी, इसके अतिशोषण। देखिए किसी भी चीज का अगर अपन आवश्यकता से ज्यादा काम में लेते हैं तो उसे अतिशोषण कहा जाता है। और वर्तमान समय में देखिए बच्चों कई ऐसा क्षेत्र भी है हमारे देश के अंदर जहां जल काफी पर्याप्त मात्रा में, तो जिन स्थानों पर जल काफी पर्याप्त मात्रा में है उन स्थानों पर जल का दुरुपयोग किया जाता है, आवश्यकताओं से अधिक प्रयोग किया जाता है। सपोज करते कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर में जल का कोई अभाव नहीं है, काफी ज्यादा मात्रा में जल है, तो जो काम आप थोड़े से जल में कर सकते हो वही काम आप जानबूझ के कई सारे जल में कर रहे हो। यानी काम थोड़े से जल में हो सकता है लेकिन ज्यादा में किया जा रहा है, इसे कहा जाएगा अतिशोषण। यानी जहां भी आपको प्रयोग की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी आप जल का क्या कर रहे हो? प्रयोग कर रहे हो। तो जल की कमी केवल वार्षिक वर्षण और मौसमी वर्षण के अंतर की वजह से नहीं बल्कि उसके अति शोषण की वजह से भी है और अत्यधिक प्रयोग की वजह से भी है, एवं समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण भी होती है।
क्योंकि किसी एरिया पे तो जल का काफी ज्यादा मात्रा में होना पाया जाता है और किसी क्षेत्र में जल का काफी कम मात्रा में होना पाया जाता है। यानी जलाभाव के जो रीजन है वो केवल मौसमी वर्षण और वार्षिक वर्षण ही न होकर जल का क्या करना, अतिशोषण करना, जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना और समाज में जल के असमान वितरण से भी लिया जाता है। सिंचित कृषि में जल का अधिक प्रयोग होता है। यानी जो कृषि सिंचित कृषि का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग जहां पर पे कृषि काफी अधिक मात्रा में पैदा की जा सकती है या कृषि की जो उपज है वो काफी अच्छी हो सकती है, उसे सिंचित कृषि कहा जाता है। जहां पर पे भूमि को सिंचित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचित कृषि में जल का अधिक प्रयोग होता है। शुष्क कृषि का मतलब होता है जहां पर जल की आवश्यकता कम पड़ती है, जो सूखाग्रस्त एरिया के अंदर या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। तो शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास, सूखा प्रतिरोधी यानी ऐसी फसलें जो सूखे में भी क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, यानी बिना पानी या कम पानी पीने वाली फसलों की आपसे बात की जा रही है। तो बोला गया कि शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। यानी अगर आपको कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना है या कृषि क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करनी है, क्रांति लेकर के आनी है, तो फिर आपको शुष्क कृषि पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसी तकनीकों पर ध्यान देना पड़ेगा जो बिना पानी के फसल उत्पादन करने की क्षमता रखती हो। देखिए बच्चों, जलाभाव अथवा जल की कमी के कारण, दोनों का मतलब एक ही है, जलाभाव बोल दीजिए या जल की कमी बोल दीजिए, दोनों का अभिप्राय एक होता है। अब क्या क्या कारण रहे हैं जलाभाव के, ये सारे हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जलाभाव के क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण देखिए, किसी भी देश में जल की मात्रा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है वर्षा के द्वारा। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर या वहां के मौसमी परिवर्तनों के कारण बारिश काफी अच्छी हुई है, वर्षा काफी अच्छी हुई है, तो उस देश में पूरे साल जल की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी और जलाभाव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत या किसी समय विशेष में किसी अर्थव्यवस्था के अंदर वर्षा का वार्षिक औसत स्तर या वर्षा की कमी है, तो फिर वहां पर जल का संचय भी नहीं किया जा सकता और नदियां, सागर, महासागर, इसमें पानी का स्तर कम रहेगा और वहां पर जलाभाव की जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। तो हम सबसे पहला कारण ये ठहरा सकते हैं कि जलाभाव का सबसे पहला कारण है वो लगातार वर्षा में कमी होना है। और लगातार वर्षा में कमी होने के पीछे भी कारण केवल मानवीय कारक ज्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि आज हम लगातार पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश को कौन खींचते हैं? पेड़ पौधे खींचते हैं। बारिश को कौन खींचते हैं? वन खींचते हैं। लेकिन जब हम खुद ही पेड़ों को, वनों को कटाई कर रहे हैं इनकी, तो फिर कहां से बारिश आने की संभावना है? इसलिए सबसे पहला फैक्टर होता है जलाभाव का कि बारिश की समस्या यानी बारिश कम होना। तो देखिए बच्चों, जलाभाव का प्रमुख कारण कम वर्षा, ठीक है, जलाभाव का सबसे प्रमुख कारण क्या रहेगा? कम वर्षा। और मौसमी तथा वार्षिक रूप से वर्षण में अंतर है, यानी मौसम के अनुसार बारिश और पूरे साल भर की बारिश, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी जलाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इस तरीके की परिस्थिति देश में सूखे जैसी स्थिति को उत्पन्न करती, बिल्कुल फैक्ट बात है। जब आपके देश में बारिश ही नहीं होगी तो बारिश नहीं होने की वजह से सब सूखे रह गए, नदियां सूखी रह गई, आपकी नदी नाले सब सूखे रह गए, और जब ये सूखे रह जाएंगे तो अकाल की जैसी स्थितियां उत्पन्न होनी है, बाढ़ भूकंप ऐसी स्थितियां 100% बनेगी। आगे बात करते अपन, अधिकांश संदर्भों में ऐसा देखा जाता है कि जलाभाव का मूल कारण, किसकी बात की जा रही है आपसे? जलाभाव का मूल कारण जल का अतिशोषण का अभिप्राय आपको बताया गया था कि काफी ज्यादा मात्रा में जल का प्रयोग कर लेना, उस संसाधन का दुरुपयोग करना या उस संसाधन का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना, उसे कहा जाता है अतिशोषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी अधिकांश संदर्भों में देखने को पाया जाता है कि जलाभाव का मूल कारण क्या रहा है?
जल का अतिशोषण करना रहा है, जिसको इंग्लिश में ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है, और अति उपयोग करना रहा है, और सामाजिक समूहों के मध्य असमान वितरण माना जाता है। यानी अधिकांश संदर्भों के अंदर जलाभाव के कुछ और कारण बताए गए। उसमें क्या क्या कारण आपके सामने, एक तो जल का अधिशोषण करना, एक जल का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना, यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यधिक उपयोग, और एक समाज के मध्य जल का असमान रूप से वितरण करना, इसकी वजह से भी जलाभाव की परिस्थिति देखने के पाई जाती है। अगला कारण देखते हैं, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। देखिए बच्चों, किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो उस जनसंख्या के जीवन निर्वाह करने के लिए खाद्य सामग्री भी उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए, और खाद्य सामग्री के साथ साथ जल संसाधन उतने मात्रा में होनी चाहिए ताकि जनसंख्या के अनुसार जल की आपूर्ति की जा सके। लेकिन अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत या किसी देश में लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी और जल संसाधन सीमित रहेंगे, तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी जहां पर जनसंख्या ज्यादा और जल क्या हो जाएगा, कम, जिससे क्या होगा, जनसंख्या और जल के मध्य असंतुलन उत्पन्न होगा। तो जल की कमी का एक प्रमुख उत्तरदायी कारण अपन जनसंख्या वृद्धि को भी ठहरा सकते हैं। तो देखिए, अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है, क्योंकि घरेलू कार्यों, आप लोग घरेलू कार्यों का मतलब होता है हम खाना बनाने के लिए जल का प्रयोग में लेते हैं, कपड़े धोने के लिए जल का प्रयोग लेते हैं, और तो छोड़िए हम लोग अपनी जो बाइक होती है, कार होती है, घर होता है, इन सबको भी साफ सफाई करने के लिए जल को यूज में लेते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, तो घरेलू कार्यों में आने वाले जल के उपयोग भी लगातार क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिससे देश में जनसंख्या की मात्रा बढ़ने की वजह से जल की निरंतर कमी आती रहती है। तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की कमी होती है, क्योंकि घरेलू कार्यों में जल का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बढ़ती जनसंख्या, किसकी बात की जा रही है आपसे, बढ़ती जनसंख्या। अब भाई जनसंख्या बढ़ी है तो खाद्य सामग्री भी बढ़ना चाहिए, भाई जनसंख्या का पेट तो भरा जाएगा ना, और खाद्य सामग्री का मतलब भोजन सामग्री से लिया जाता है। तो जब बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ज्यादा भोजन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो अल्टीमेटली फिक्स है कि जल की आवश्यकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है, और आप समझते हो कि हमारा जो देश है वो कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है। हमारा जो देश है वो कौन सा देश है, कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग केवल और केवल कौन से कार्यों पर निर्भर है, कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे उसको भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कृषि कार्यों की भी ज्यादा आवश्यकता होगी, और जब कृषि कार्य की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो वहां की भूमि को सिंचित करने के लिए भी जल की आवश्यकता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे जल की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे जल का ज्यादा उपयोग होने लगेगा, और ज्यादा उपयोग होने के कारण लगातार जल की मात्रा में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, क्या कहा गया आपसे कि बढ़ती जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कृषि बड़े पैमाने पर किया जाता है, कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिंचाई के लिए विशेष रूप से शुष्क मौसम में अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। अगर मौसम शुष्क है, यानी बारिश का समय नहीं है, तो उस समय फिर उस फसल को पैदा करने के लिए काफी ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी, और लगातार जल का ज्यादा उपयोग होने से जल की मात्रा में कमी आएगी। आगे कारण पढ़ते हैं बच्चों, स्वतंत्रता के पश्चात आपको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन 1947 से लगभग 200 वर्ष तक, लगभग 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक क्या था हमारे देश में, औपनिवेशिक शासनकाल, औपनिवेशिक शासनकाल था। प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब है अंग्रेजों के समय से लिया जा रहा है। 1757 के अंदर ब्रिटिश हमारी कंट्री के अंदर आए, और 1947 तक हमारे देश के अंदर है। 190 वर्षों का समय होता है, जिसको लगभग 200 वर्ष कहा जाता है। तो 200 वर्षों तक हमारे देश में क्या था, कॉलोनियल पीरियड था।
कॉलोनियल पीरियड का मतलब औपनिवेशिक शासन काल था। अब औपनिवेशिक जो शासन काल था वो क्या काम करता था कि वो भारत का सहारा लेकर के और खुद की आर्थिक वृद्धि को बनाने का प्रयास करता था। तो आपसे बात बोली जा रही है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी जैसे ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो भारत में तीव्र औद्योगिकरण भी जल की कमी के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब अंग्रेज थे उन्होंने तो हमारे देश में औद्योगिकरण ही नहीं होने दिया। औद्योगिकरण का मतलब होता है देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करके हमारे देश में ही वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना। लेकिन जैसे हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया, औपनिवेशिक शासन काल यहाँ से चला गया, तो फिर हमारे देश में औद्योगिकरण चालू हुआ, यानी देश में नए नए उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई। और उद्योगों को चलाने के लिए, उद्योगों के अंदर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह भी काफी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है हमारे देश में जलाभाव के लिए। तो देखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र औद्योगिकरण भी जल की कमी के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार है। बहुत से उद्योग भारी मात्रा में विभिन्न कार्यों के लिए जल का उपयोग करते हैं और इसके साथ इनके संचालन के लिए जल का उपयोग करते हैं। साथ ही इनके संचालन के लिए जल विद्युत की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए भी हमारे देश में जल के संसाधन में लगातार या जल में लगातार कमी आती रही है। अगली बात करते हैं जल प्रदूषण। समझते हो जल प्रदूषण का मतलब? जल प्रदूषण का मतलब होता है जल की गुणवत्ता को पहले से नष्ट कर देना या खत्म कर देना, इसे कहा जाता है जल प्रदूषण। और वर्तमान समय में हमारे देश में कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे हमारे यहाँ पर जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। जल प्रदूषण के लिए कई मानवीय कारक उत्तरदायी हो सकते हैं और उन मानवीय कारक में कौन कौन सी चीजें उत्तरदायी है, जैसा अगर अपन बात करें, लगातार देश के अंदर औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। अब जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो उद्योगों में वस्तुओं से का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल को यूज में लिया जाता है और जब उसको मशीनों में डाल करके पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ जब बाहर फेंके जाते हैं तो वो किसी नदी नालों इनमें मिक्स हो जाते हैं और हमारी जो जल की गुणवत्ता है वो काफी कम हो जाती है, जिसे जल प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो मानवीय कारक काफी ज्यादा उत्तरदायी है जल प्रदूषण के लिए। तो देखिए जल प्रदूषण भी जल की कमी का एक अन्य कारण है, यानी जल प्रदूषण भी जल की कमी का एक अन्य कारण है। क्यों? क्योंकि अगर जल प्रदूषण नहीं होता तो वही जल हम अपने काम में ले सकते थे, लेकिन जल प्रदूषण की वजह से उस जल को काम में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जल प्रदूषण भी क्या है, जलाभाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो जल प्रदूषण भी जल की कमी का एक अन्य कारण है। कुछ ऐसे भी स्थान है जहां मांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल है, यानी हमारे देश में कुछ ऐसे भी पर्याप्त जल है, यानी हमारे देश में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर जल की जितनी मांग की जाती है उतनी ही जल की वहां पर आपूर्ति भी हो जाती है। परंतु घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों यानी घरों से निकला हुआ खराब पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और उद्योगों से निकला हुआ खराब और अपशिष्ट पदार्थ, रसायनों, कीटनाशकों तथा कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा वह अत्यंत दूषित या प्रदूषित है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन उस जल का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घरेलू अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से निकला गया अपशिष्ट पदार्थ, रसायन, कीटनाशक, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों, इनके द्वारा वह जल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। इसलिए फिर वहां पर भी जल का अभाव पाया जाता है। यानी यहाँ पर भी ये बोला गया है कि किन्हीं क्षेत्रों में जल की मांग के अनुसार वहां पूर्ति तो है, परंतु उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों के कारण, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के कारण, रासायनिक पदार्थों के कारण या कृषि उर्वरकों के कारण वो जल भी क्या हो गया, दूषित हो गया है। इसलिए उन क्षेत्रों में भी पर्याप्त जल होते हुए भी जल की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जल संरक्षण और जल प्रबंधन की आवश्यकता। अब आपने अभी तक ये देखा है, आपने सबसे पहली बात अभी तक जल का अभाव पढ़ लिया। अब जल का अभाव क्यों हुआ है, सारे कारण हमने पढ़ लिए। तो जब किसी चीज का अभाव है तो उसको एक मेंटेन करने का जो उत्तराधिकार है वो हम सब मानवीय जीवों का है। यानी जो चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देश की अर्थव्यवस्था में मांगे के अनुसार मेंटेन कर लिया जाए और देश में रहने वाली जो पब्लिक है वो भी उसको लगातार क्या करे, मेंटेन करे। तो कुछ हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ हमारी कर्तव्य है जिनसे हम
जल के अभाव को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन लगातार उस जल के अभाव को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो टॉपिक है जल संरक्षण। जल संरक्षण का मतलब जल को संरक्षित करना, जल को सुरक्षित रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जलाभाव को कम करना, और जिन रिसोर्स से भी हमें जल मिलता है उसको इकट्ठा करना ताकि जल को संरक्षित किया जा सके और मानवीय आवश्यकताओं को पर्याप्त मात्रा में मांग के अनुसार पूरी की जा सके। तो जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन समय की मांग के लिए आवश्यक है। यानी वर्तमान समय में अगर अपन जल की मांग देखें तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको जल संसाधनों का क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना ही पड़ेगा, बचाना पड़ेगा उनको। कैसे? पहली, पानी की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, यानी वर्तमान समय में जो पानी की मांग है, अब देश किस पर जिंदा है, दुनिया किस पर जिंदा है, पानी पर जिंदा है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो उस पानी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा, वरना आपको एक दिन ऐसा देखना पड़ेगा कि पानी के लिए भी हम लोग क्या हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको पानी खरीद करके पीना पड़ता है। कम से कम आपको देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है या जिंदा रहना है तो पानी को संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि संरक्षण क्यों दिया जाए, कि पानी की मांग को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है विषाक्त पानी। विषाक्त पानी का मतलब है खराब पानी जिसको पीने के काम में नहीं लिया जा सकता, जिसमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े या कई प्रकार के अवांछनीय कारक, अवांछनीय तत्व शामिल है। तो विषाक्त पानी पीने से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से लोगों को बचाने के लिए, खाद्यान्न संतुलन करने के लिए, किस किस लिए जल संरक्षण क्यों किया जाए? एक तो विषाक्त पानी को पीने से बचाना है ताकि लोगों का स्वास्थ्य सही बना रहे, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का खतरा पैदा नहीं हो, और दूसरा खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि खाद्यान्न तभी उत्पन्न हो पाएगा जब आपके पास जल होगा। एग्रीकल्चर से खाद्यान्न बनता है और एग्रीकल्चर कृषि कार्य तभी संभव है जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। आगे बात करते हैं अपनी आजीविका, लाइवलीहुड और उत्पादक क्रियाओं का मतलब होता है वो क्रियाएं जो देश में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करती है। जैसे कोई फर्म हो सकती है, कोई उद्योग हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, और इन सबको वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो अपनी आजीविका यानी हमारी आजीविका भी किसके माध्यम से चलती है, जल के माध्यम से चलती है। उत्पादक क्रियाएं भी किसके माध्यम से संपन्न होती है, जल के माध्यम से संपन्न होती है। तो अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। अब भारत सरकार ने कुछ ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत करी जिनके माध्यम से जल को संरक्षित किया जा सके, जिनके माध्यम से जलाभाव की परिस्थिति को कम किया जा सके। तो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण परियोजनाएं, उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, यानी ये किसके बारे में बात करेगी आपसे, नदी परियोजनाओं के बारे में बात करेगी। भारत सरकार ने नदियों का पानी सुरक्षित करने के लिए, नदियों के पानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए या नदियों के पानी में निरंतर लगातार वृद्धि होने के लिए जो परियोजनाएं बनाई है उनको कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं। यानी बहुत सारे उद्देश्य पूरे करने हमें नदी परियोजनाओं के माध्यम से। कैसे? पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया। यानी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इन्हें जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जब औपनिवेशिक शासनकाल हमारे भारत से बाहर हो गया, तब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को हमारे देश में शुरुआत मिली। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके, क्या बात बोली गई है आपसे, नदी के जल को क्या करना, संग्रहित करना, यानी एक तरीके से क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेना, जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना था। यानी इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सबसे पहले उद्देश्य ये रहेगा कि जो नदियां हैं उनके जल को संग्रहित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और संसाधनों का समुचित प्रबंध करने का विकसित करना होगा। दूसरी बात करते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्यारे बच्चों,
हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य देखो, आपने पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय आवश्यकता महसूस हुई कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि जिस अर्थव्यवस्था का पिछले 200 वर्षों से शोषण किया जा रहा है उसका विकास अचानक किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। और उस समय हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, जिसका पिछले इतने सालों से शोषण किया जा रहा है, उसका एक साथ विकसित होना संभव नहीं है। तो हमें छोटे छोटे प्रयासों में ये काम करना होगा कि देश को विकसित किया जा सके। तो उन्होंने क्या सोचा कि 5-5 साल के नए टारगेट बनाए जाएंगे और उन 5 साल में जो टारगेट बनाए जाएंगे उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी और पूरे होने के बाद अगले 5 साल के नए टारगेट बनाए जाएंगे। यानी देश का विकास 5-5 साल की योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा, जिनको पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जाना जाएगा। और उन्हीं की वजह से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई है। और हमारे देश की जो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई वो 1 अप्रैल 1951 से हुई है। हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 1951 से हुई है। और यह हमारे देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। ये कौन सी योजना के रूप में जानी जाती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। और वर्तमान में हमारा देश 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुका है। लेकिन इसके बाद, और इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 2012 से लेकर कहां तक था? 2017 तक। लेकिन 2017 के बाद, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं बनाई है उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या नाम दिया है? आधुनिक भारत के मंदिर। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि बहुत अच्छे से जानते थे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के माध्यम से जल को संरक्षण दिया जाएगा, जल का एकत्रीकरण किया जाएगा, जिसको देश के कृषि कार्यों में प्रयोग में लिया जाएगा और एक गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद तैयार किया जाएगा जो देश के आर्थिक विकास में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से क्या करेगी? विकास करेगी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के माध्यम से हमारे देश में समन्वित रूप से विकास होगा। समन्वित रूप से विकास होने का मतलब है कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से क्या होगा? विकास होगा। और इसी अवधारणा की वजह से उन्होंने बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से बोला। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? अब कुछ उद्देश्य दिए गए बच्चों जो हमें डिस्कस करने हैं। तो जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहली बात करें अगर अपन यहाँ पर, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्यों में एक बिजली उत्पादन, किसकी बात की जा रही है आपसे? बिजली उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जा रही है या इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की बात की जा रही है। आप जानते हो कि जो बिजली उत्पादित की जाती है वो जल के माध्यम से की जाती है, यानी जल से बिजली बनाई जाती है। इसलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्यों में एक बिजली उत्पादन करना है। भारत में इस माध्यम से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 22% भाग प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि भारत को कुल जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें से 22% ऊर्जा हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है? इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। देश को टोटल जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है
उसमें से 22% रिक्वायरमेंट हमारी कौन पूरी कर देती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं पूरी कर देती है, जिनके माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। अगली बात की जा रही है आपसे, ये परियोजनाएं नदी के पानी की गति को धीमा करके मिट्टी का संरक्षण करती है। यानी इन परियोजना में कुछ ऐसे काम करे गए हैं जिनकी वजह से नदी के पानी की गति को क्या कर दिया जाए? धीमा कर दिया जाए। और जब नदी के पानी की गति धीमी हो जाएगी तो पानी के साथ जो मिट्टी का बहाव है वो भी क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा। यानी धीरे धीरे एक जगह मिट्टी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और मिट्टी स्टोर होना शुरू हो जाएगी तो इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकेगा। और मृदा किसी भी वस्तु के उत्पादन में या फसलों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह परियोजना नदी के पानी की गति को धीमा कम करके मिट्टी का संरक्षण, किसका संरक्षण करेगी? मिट्टी का संरक्षण करती है। ठीक है, और मिट्टी के संरक्षण करने की वजह से हमारे देश की जो मिट्टी है वो एक जगह रहती है जहां पर उत्पादन किया जा सके। अगली बात करते हैं अपन, ये परियोजनाएं अपने जलाशयों का मतलब होता है जहां पर जल इकट्ठा किया जाता है। यह परियोजना अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करती है। ठीक है, यानी इन परियोजनाओं का क्या उद्देश्य है कि यह परियोजना अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करती है। यानी जो बाढ़ आती है अब उसका पानी कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना, तो इन परियोजनाओं के थ्रू ऐसे सिस्टम बनाए गए कि बाढ़ का पानी एक जगह रुक जाएगा, जिससे बाढ़ पर थोड़ा बहुत नियंत्रण पाया जा सके। नेक्स्ट है शुष्क मौसम। शुष्क मौसम का मतलब होता है जहां पर पानी की कमी है, जहां बारिश की कमी होती है, उसे शुष्क मौसम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, शुष्क मौसम में इन परियोजनाओं के जलाशयों में संरक्षित जल, यानी अगर मान लीजिए आपने मौसम शुष्क है यानी सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन पहले से इन परियोजनाओं के माध्यम से आपने जल को कहीं पर सुरक्षित, संरक्षित या इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वो जो जल कब कौन सी परिस्थिति में काम आएगा? सूखे की परिस्थिति में उस जल को काम में लाया जा सकेगा। यानी अगर अपन बात करें रेगिस्तान इलाके की बात करें तो लोगों का खेती करने का तरीका क्या है? क्योंकि उनको पता है कि जब फसलों को पानी की आवश्यकता होगी तो उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर बारिश की काफी कमी होती है। तो जिस समय वहां पर बारिश होती है तो लोग वहां पर बड़े बड़े खड्डे बना करके और पानी को क्या कर लेते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं, यानी इकट्ठा करके रख लेते हैं। और जब सूखे की परिस्थिति आती है तो उस पानी के माध्यम से जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, उस परिस्थिति, सूखे की परिस्थिति में उस पानी को काम में लेकर के अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि शुष्क मौसम में परियोजनाओं के जलाशयों में संरक्षित जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी इन परियोजनाओं में जब आपने जल संरक्षित करके रखा था तो शुष्क मौसम में उस जल को प्रयोग करके सिंचाई कर ली जाती है। अगला पॉइंट है, जलाशयों के आसपास प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के साथ साथ वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। यानी यहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए इन परियोजनाओं के माध्यम से वृक्ष भी लगाए जाते हैं। ठीक है, ये परियोजनाएं मछली के प्रजनन, देखिए आज भी हमारे देश में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मत्स्य पालन करते हैं। मत्स्य पालन का मतलब होता है कि मछलियों को पकड़कर और उनको बेच करके आय कमाना, जिन्हें अपन मछुआरे कहते हैं। हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल मत्स्य पालन पर ही क्या करते हैं? निर्भर करते हैं और उनको बेच करके आय कमा करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो ये परियोजनाएं मछलियों के प्रजनन के लिए नियंत्रित परिस्थितियां या परिस्थितियां प्रदान करती है। यानी मछलियों को प्रजनन करने के लिए जिस पर्यावरण की आवश्यकता होती है उस पर्यावरण का निर्माण इन परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है ताकि मछली का उत्पादन देश में बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, इन परियोजनाओं में मुख्य नदी के साथ साथ संबंधित नहरों के माध्यम, मुख्य नदी का मतलब है कि कई सारी नदियां ऐसी होती है जो बीच बीच में कई सारी नहरों से जुड़ी हुई रहती है। तो बात की जा रही है कि मुख्य नदी के साथ साथ नहरों के माध्यम से अंतर्देशीय जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। यानी अंतर्देशीय जल परिवहन जो जल के अंदर चलते हैं, जिनसे जल के माध्यम से व्यापार किया जाता है। जलाशयों ने पर्यटकों को भी आकर्षित करा है। यानी वो जलाशय पर्यटक, बाहर से आने वाले वो व्यक्ति
जो हमारे देश की सुंदरता को, हमारे देश के सौंदर्यीकरण को निखारने के लिए आते हैं, उन्हें पर्यटक कहा जाता है। तो ये जो पर्यटक है वो क्या करते हैं, हमारे देश के जो जलाशय हैं उनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं, जो यहाँ आकर नौकायन और आदि करते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर अपन एग्जाम्पल है, जैसे उदयपुर में फतेह सागर झील है, तो बाहर से आने वाली जो पब्लिक है या जो पर्यटक है वो उस फतेह सागर झील में बोटिंग होती रहती है, तो उनकी आय का क्या बन जाते हैं, वो स्रोत बन जाते हैं। क्योंकि जब बाहर से आने वाले पर्यटक इन जलाशयों के अंतर्गत घूमते हैं, परिवहन के माध्यम से घूमते हैं या बोटिंग करते हैं, तो उससे हमारे देश में रहने वाले लोगों को क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, खास तौर से उन लोगों को जो नौकायान करते हैं, नौकाएं चलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, ये परियोजनाएं घरेलू घर के कार्यों के लिए औद्योगिकरण क्षेत्र को भी जलापूर्ति करती है। यानी इन परियोजनाओं के माध्यम से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से ये हमारे देश में घरेलू उद्योगों की आवश्यकताओं को भी पूरी करती है और औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी पूरी करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में जल संग्रहण की विधि। देखिए बच्चों, अगर जल संग्रहण की विधि की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो उससे पहले वर्षा जल संग्रहण की बात की जाएगी कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, बारिश के जल को एक जगह इकट्ठा कर लेना है, क्या कहा जाता है, वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण करना, यानी बारिश आ रही है और इस बारिश के पानी का फिर दोबारा कभी प्रयोग करोगे तो उसको वर्तमान में क्या करके रख लो, सिंचित करके रख लो, इकट्ठा करके रख लो, उसे वर्षा जल संरक्षण कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों, भारत में वर्षा जल संग्रहण विधि यानी बारिश का जल संग्रहित करने की कौन कौन सी विधियां जो भारत में अपनाई जाती है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहली है खादीन और जोहड़। इन दोनों के माध्यम से या इस विधि के माध्यम से हमारे देश में वर्षा के जल को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। कैसे? शुष्क, शुष्क का मतलब जहां पर सूखा है, जहां पर पानी की कमी है। अर्ध शुष्क, जहां पानी है भी सही और नहीं भी है, क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जिससे मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। सुनिए क्या बात बोली गई है। जो पहली विधि आपके पास है खादीन और जोड़, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जब बारिश होगी या वर्षा आएगी उस समय बड़े बड़े खड्डे बना दिए जाएंगे और बारिश का पानी उन खड्डों के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और सूखे के समय यानी जब मौसम शुष्क हो जाएगा, बिना बारिश का मौसम होगा, तो उस समय जब पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो इन गड्ढों में स्टोर किया गया पानी प्रयोग में ले लिया जाएगा और जल की पूर्ति कर ली जाएगी। इसे कहा जाता है खादीन और जोहड़। ठीक है, एग्जाम्पल राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। क्योंकि जैसलमेर कौन सा एरिया है, डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, जहां पर पानी की काफी कमी पाई जाती है। तो वहां के लोग बारिश के समय क्या करते हैं, गड्ढों में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और जब बारिश बंद हो जाती है, सूखे का समय आता है, तो उन गड्ढों में स्टोर किया गया पानी सिंचाई के काम में लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसे खादीन और जोहड़ के रूप में जाना जाता है। देखिए बच्चों, अगली बात करते हैं छत वर्षा जल संग्रहण। देखो क्या बात बोली गई आपसे, छत वर्षा जल संग्रहण। इसका प्रमुख रूप से प्रयोग पश्चिमी भारत, किसकी बात की जा रही है आपसे, पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और थार के मरुस्थल शहरों गांवों में किया जाता है। यानी छत वर्षा जल संग्रहण विधि का प्रयोग भारत के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों और भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क क्षेत्र और कौन कौन से, जिसके अंदर स्पेशल बीकानेर, फलोदी, फलोदी जोधपुर के अंदर आता है, फलोदी जोधपुर के अंदर शामिल किया जाता है। फिर आता है बाड़मेर, थार का मरुस्थल, इन सब में छत वर्षा जल संग्रहण विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन टाका। देखिए टाका किसे कहते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का एक हिस्सा है। इसका आकार एक बड़े कमरे के जितना होता है। ठीक है,
टाका घरों की ढाल वाली छतों के पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छतों से वर्षा जल इस पाइप से होकर भूमिगत टाका के पहुंचता है। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि भूमि पर इस तरीके के यानी जो छत है, छत पर इस तरीके के पाइप बना दिए जाते हैं। नीचे गहरा गड्ढा या कमरे जैसा एरिया होता है और उस कमरे की जो छत है उस पर इस तरीके के पाइप बना दिए जाते हैं कि बारिश के समय उन पाइपों के माध्यम से पानी कहाँ जाता है, उस कमरे के अंदर आ जाता है। पानी को संग्रहित या इकट्ठा कर लिया जाता है। टाका में वर्षा जल आने वाली वर्षा ऋतु संग्रहित किया जाता है। यानी टाका में जो पानी है या ये विधि है ये वर्षा ऋतु के समय काम में ली जाती है। यह इससे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल का स्रोत बनता है। यानी टाका के माध्यम से उस जल को संग्रहित किया जाता है जो गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी आएगी तो उसको पीने के लिए काम में लिया जाएगा। आज पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल उपलब्ध होने के कारण छत वर्षा जल संग्रह विधि का प्रयोग कम हो गया है। देखिए इंदिरा गांधी नहर से, ये इंदिरा गांधी नहर हमारे राजस्थान के कई सारे हिस्सों में पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचाने का कार्य करती है, इसलिए वर्तमान समय में टाका का प्रचलन काफी कम हो गया है। अगला है बाढ़ जल वाहिकाएं। अब देखिए बच्चों, बाढ़ जल वाहिकाएं क्या होती है। पश्चिम बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए बाढ़ जलवाहिकाओं का विकास किया है। यानी हमारे देश का जो पश्चिम बंगाल है उस पश्चिम बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने खेती की सिंचाई करने के लिए इन बाढ़ जलवाहिकाओं का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भी जल को स्टोर करके रख लिया जाता है। गुल या कुल, देखिए क्या बोला गया आपसे, गुल या कुल। ये कहां पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, और एक कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। किसकी बात, यानी गुल या कुल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का मार्ग बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। यानी सीधी सीधी नदी बह रही है, लेकिन पर्वतीय और पहाड़ी एरियो में क्या है, लोगों ने नदी की ये सीधी धारा है लेकिन उसका जो प्रवाह है उसका रास्ता बदलकर वो अपने कहा लेके जाए, खेतों तक लेके चले जाते हैं, तो इसको गुल या कुल कहा जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम हिमालय जैसे हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए गुल अथवा कुल का बनाना, यानी ये विधि ज्यादातर कहाँ यूज में ली जाती है, हिमाचल प्रदेश के एरिया में इसको ज्यादा यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अब देखते हैं बच्चों बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या होती है। मेघालय में ज्यादातर यूज में ली जाती है। मेघालय में 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। इस विधि में पहाड़ियों में धाराओं और झरनों को पानी को बांस के पाइप के रूप में उपयोग करके कृषि क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। यानी पहाड़ों से जो झरने बहते हैं, जो पानी बहता है, उनको बांस के पाइपों में स्टोर करके और कृषि कार्य करने के लिए खेतों तक पहुंचाया जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस के पाइप में आ जाता है। जो बांस के बड़े बड़े पाइप होते हैं उनमें कहां तक पानी आ जाता है, 18 लीटर से लेकर 20 लीटर तक आ जाता है। ठीक है, और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्राप्त मिनट कम करके पौधे पर छोड़ देते हैं। यह है आपकी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तो यह आपका चैप्टर खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद।